हम लोग क्या पढ़े थे, आरएल सर्किट के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक ना। उसमें जो है आरएल सीरीज सर्किट में हम लोग पढ़ रहे थे कि जब रेजिस्टर और इंडक्टर सीरीज में रहेगा तो उसको हम लोग बोलते हैं कि आरएल सीरीज सर्किट, ठीक है। और उसका हम लोग फेजर डायग्राम बनाए और उसका जो इम्पीडेंस का वैल्यू निकालते थे, जेड इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर, ठीक है। उसका फेज एंगल निकाले करंट और वोल्टेज के बीच में, और वहां पर जो वोल्टेज था वो लीड कर रहा था, है ना। वोल्टेज क्या कर रहा था, लीड कर रहा था, ठीक है ना। तो यहाँ से वो जो आरएल सर्किट पर हम एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद उस क्वेश्चन के बाद एक बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, एक बेसिक क्वेश्चन लेंगे और फिर आगे वाला जो क्वेश्चन होगा बहुत जो तुमको सोचने पर क्या करेगा, मजबूर करेगा, ठीक है ना। तो पहला जो क्वेश्चन है वो सब लोग बना देगा और उसको बना करके दिखाओ, ताकि हमारा जो है आरएल सर्किट का रिवीजन हो जाए पूरी तरीके से, जो लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे। तो सपोज यहाँ पर जो है मान लेते हैं कि इंडक्टर है और इसका इंडक्टेंस है 9/100 पाई हेनरी, ठीक है। एक इंडक्टर जिसका इंडक्टेंस कितना है 9/100 पाई हेनरी, और एक रेजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस का वैल्यू है कितना 12, और यहां से एक सप्लाई जोड़ दिया जाता है, एसी सप्लाई, और डायरेक्ट इसका जो है आरएमएस वैल्यू देते 225 वोल्ट और 50 हर्ट्ज, ठीक है। तो अगर ये 50 हर्ट्ज नहीं भी लिखते तो तुमको अपने से भी 50 हर्ट्ज ले लेना है, क्योंकि हम लोग इंडिया में जो जनरेशन होता है जो एसी का, उसका फ्रीक्वेंसी कितना किया गया 50 हर्ट्ज। तो जहां पर भी जरूरत पड़े फ्रीक्वेंसी का तो वहां पर अपने से भी क्या ले सकते 50। अच्छा, ये जो वोल्टेज दिया हुआ है ये आरएमएस है कि पीक वोल्टेज बोले कि अगर जब तक नहीं कुछ बोले आरएमएस ले, कहीं भी वोल्टेज पूछे या फिर वोल्टेज गिवन है वो क्या होता है आरएमएस में, बशर्ते कि दो जो है दो कंडीशन में, या तो पीक वैल्यू दे दिया हो तब वो तुम्हारा क्या हो जाएगा ई नॉट हो जाएगा, या फिर इक्वेशन दिया हो जाए ये दिया हो ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई ऐसे करके दिया हो, तो वहां पर जो ई नॉट आएगा वो तुम्हारा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज हो, ठीक है ना। तो ये चीज है, यहां से देखो L इक्वल टू 9/100 पाई हेनरी, R इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 को, और एसी सोर्स कनेक्टेड है, तो निकालना है फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट सर्किट, फर्स्ट पॉइंट है ना। सेकंड पॉइंट, फेज एंगल बिटवीन voltage and current, phase angle between voltage and current। सॉल्व करते, ठीक है। चलो इधर ध्यान, चलो मिलके करते हैं इधर। यहां से जो है इसका वैल्यू निकालना है करंट का, तो करंट का वैल्यू निकालना तो IRMS निकालना है कि IRMS, कभी भी करंट का वैल्यू पूछेगा तो इफेक्टिव वैल्यू निकालेंगे, तो क्या करेंगे IRMS। तो फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा IRMS इक्वल टू VRMS बाई जेड, यही होगा ना VRMS बाई जेड, ठीक है। अब देखो VRMS दिया हुआ है, अगर जेड का वैल्यू निकालें तो IRMS मिल जाएगा। तो अगर जेड इक्वल टू सोचे तो जेड इक्वल टू होता है आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर, और एक्सएल इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई एफ, एक्सएल इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 पाई एफ, तो एक्सएल इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई 50 इनटू 9/100 पाई,
पाई से पाई कैंसिल, ये भी 100, कितना हो जाएगा 9 ओम, कितना आएगा यहाँ से 9 ओम। तो यहाँ से जेड निकाले तो आर का वैल्यू कितना है 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, यहाँ पर मिलेगा 144 प्लस 81 225 अंडर रूट में जब 225 आएगा तो किसका स्क्वायर होगा 15 का, तो जेड इक्वल टू हो जाएगा कितना 15 ओम। ठीक है, अब जो है अब तो आ गया ना आईआरएमएस का वैल्यू, आईआरएमएस इक्वल टू वीआरएमएस बाय जेड, तो आईआरएमएस इक्वल टू हो जाएगा वीआरएमएस का वैल्यू कितना है 225, जेड कितना है 15 एम्पियर, करंट का वैल्यू निकल। अब क्या निकालना है फेज एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, तो क्या फॉर्मूला था हमारा tan phi इक्वल टू हम निकाले थे VL by VR था, तो उसको हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे XL by R में। ठीक है, XL का वैल्यू कितना है 9/12, तो tan phi का वैल्यू जो होगा यहाँ से 3/4 है, तो phi इक्वल टू कितना हो जाएगा tan इनवर्स 3/4 हो गया है ना। कितना आएगा phi का वैल्यू, पूरा वैल्यू कितना आ जाएगा phi का 30। लोग नहीं समझ में आया, देखो कैसे ट्रायंगल से बता देता हूं मैं, मान लेते हैं कि ट्रायंगल है F5 F3 और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, इसको 3 ले लेते हैं और इसको क्या ले लेते हैं 4। तो बड़े साइड वाले के सामने वाला जो एंगल होता है क्या होता है बड़ा होता है, और छोटे साइड वाले के सामने वाला एंगल क्या होता है छोटा होता है। ये तो 90 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा 83 डिग्री, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 37 डिग्री हो, क्या हो जाएगा 37 डिग्री। तो देखो tan 37 डिग्री इक्वल टू यहाँ से अगर निकाले कितना हो जाएगा 3/4, यही होगा ना, वही चीज है। phi का वैल्यू कितना है, ठीक है। अच्छा, ये तो हम लोग दो ही क्वेश्चन लिए थे, इसमें बहुत सारा चीज निकाल दी, जैसे आरसी सर्किट वाला था ना, उसमें 10 पॉइंट पहुंच जाता है, याद है कि नहीं पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे। उसमें क्या क्या निकाले थे, करंट निकाले थे, पावर फैक्टर एंगल निकाले थे, पावर फैक्टर निकाले थे, पावर इन सर्किट निकाले थे, मैक्सिमम करंट निकाले थे, मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर निकाले थे, मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर निकाले थे। ये सब सारा चीज हम लोग निकाले थे लास्ट क्लास में। वो सब सारा चीज जो हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पर कर सकते हैं, लेकिन वो सब फिर जो है क्या हो जाएगा टाइम पास हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी पिछले क्लास में कर चुके हैं। इसलिए वही क्वेश्चन इसको प्रैक्टिस कराना था, आरएल सर्किट को जो है क्या फ्लो मिलाना था, इसलिए हम लोग इसको इस क्वेश्चन से ही क्या कर लिए रिवीजन कर लिए। इसको लिखो तब हम आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन कर लिए, एक बेहतरीन क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं, सब लोग सॉल्व करेगा पक्का। तो इधर ध्यान दो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, इफ ए इंडक्टिव कॉइल, अब देखो यहां पर लिखे क्वेश्चन में इस समाधे चलते इंडक्टिव कॉइल लिखे, इसका मतलब क्या होगा इंडक्टर होगा और साथ में क्या होगा रेजिस्टर। देखो ध्यान से समझना इस कंसेप्ट को, अगर हमको इंडक्टर बनाना तो हम क्या बोले थे कि अगर इंडक्टर का इक्विवेलेंट सोचे तो इसका मतलब क्या बनाना है कि एक लूप बनाना है, कंडक्टिंग वायर लेकर और उसको लूप बना दिए तो क्या बन गया एक तरह का इंडक्टर। अगर हमको बेहतरीन इंडक्टर बनाना है तो जो है हम लोग को क्या एक सोलोनॉइड बनाना रहता है, एक छोटा सा स्मॉल पार्ट ऑफ सोलोनॉइड को क्या कहा जाएगा इंडक्टर, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं सोलोनॉइड बनाए या फिर जो है क्या इंडक्टर बनाए, बात बराबर है, तो किसी न किसी कंडक्टर का बनाएंगे, किसी न किसी कंडक्टर का बनाए तो उसके पास क्या होगा रेजिस्टेंस होगा। तो अगर इंडक्टिव कॉइल बोले या फिर क्या बोले इंडक्टर बोले तो उसके पास दोनों होगा, इंडक्टेंस भी होगा और रेजिस्टर भी होगा। तो अब बात आती है कि सर प्योरली आप इंडक्टिव सर्किट पढ़ाए थे, उसमें तो केवल आप इंडक्टर कंसीडर किए थे,
मतलब उसका केवल इंडक्टेंस ही कंसीडर किए थे। तो हम लोग वहां पर क्या पढ़ रहे थे, प्योरली इंडक्टिव सर्किट। तो वहां पर भी जो इंडक्टिव कॉइल था या फिर जो इंडक्टर ले लेते उसके पास रेजिस्टेंस था, लेकिन रेजिस्टेंस का वैल्यू बहुत कम था। वहां पर डोमिनेंट कौन था, इंडक्टेंस। इसीलिए उसको क्या किए थे, कंसीडर किए थे, और रेजिस्टेंस को क्या कर दिए थे, निगलेक्ट कर चुके। लेकिन अदरवाइज जो है कहीं पर भी कॉइल बोले या फिर इंडक्टिव कॉइल बोले तो वहां पर क्या चीज का कॉम्बिनेशन होगा, रेजिस्टेंस का और इंडक्टर का। किसका होना चाहिए, रेजिस्टेंस का और इंडक्टर का। क्लियर है। तो यहां पर भी एक इंडक्टिव कॉइल ली गई, इसका मतलब ये है कि इसके साथ क्या क्या है, इंडक्टर भी और रेजिस्टर भी। ठीक है, कोई दिक्कत। देखो, इफ ए इंडक्टिव कॉइल इज कनेक्टेड across a ideal battery of EMF 10 volt of EMF 10 volt, then current of 2.5 ampere flows in circuit. If same coil is connected across a AC source of EMF 10 volt 50 hertz. If same coil is connected across AC source of EMF 10 volt 50 hertz, then 2 ampere current flows in circuit. Then find the value of resistance and inductance of coil. Resistance and inductance of coil. ठीक है, बनाओ, बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन। चलो सब लोग इधर ध्यान देना, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। जो कॉइल है, इंडक्टिव कॉइल है, हम क्या बोले, उसके पास दोनों क्या क्या, यही तो हमारा क्या है, इंडक्टिव कॉइल।
इंडक्टिव कॉइल। जब इंडक्टिव कॉइल को किससे जोड़ा जाता है, ध्यान से सब देखिएगा इधर। इंडक्टिव कॉइल को किससे जोड़ा जा रहा है, डीसी सोर्स के साथ। इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है, 2.5 एम्पीयर, ठीक है। लेकिन जब इसको किससे जोड़ा जाता है, एसी के साथ, तो इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है, 2 एम्पीयर। तो हम लोगों को रेजिस्टेंस का और इंडक्टेंस का वैल्यू क्या करना है, फाइंड आउट करना है। रेजिस्टेंस का और इंडक्टेंस का वैल्यू फाइंड आउट करना है। यहां से देखो, यहां पर सर्किट में, ध्यान से सुनना मेरी बात, सर्किट में रेजिस्टेंस भी है और इंडक्टेंस भी है। तो यहाँ पर जब भी करंट अगर निकालेंगे तो V बाई क्या लिखेंगे, जेड मतलब इम्पीडेंस है ना। और जेड इसका टू किसके बराबर होगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर, है कि नहीं। और एक्सएल इसका टू कितना होता है, 2 पाई एफएल, 2 पाई एफएल। अब बताओ, ये डीसी सोर्स है ना, डीसी सोर्स के लिए फ्रीक्वेंसी का वैल्यू कितना होगा, 0। फर्स्ट क्लास में ही मैंने बताया, डीसी सोर्स के लिए जो फ्रीक्वेंसी होगा वो क्या होगा, 0। इसीलिए तो ट्रांसफार्मर वर्क नहीं करता। हर बात समझ में, डीसी सोर्स में उसका साइकिल, उसका डायरेक्शन चेंज होता नहीं है। इसलिए डीसी सोर्स पर जो है करंट चेंज हुआ नहीं, इसलिए मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता नहीं है। किसी केस में, ट्रांसफार्मर के केस में, प्राइमरी कॉइल में करंट चेंज होता ही नहीं, इसलिए सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होता है कि नहीं। अगर थोड़ा बहुत अगर डीसी करंट के बाहर नीचे को इधर उधर करके कुछ ईएमएफ इंड्यूस कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत कम होगा। वैल्यू जो होगा क्या होगा, बहुत कम होगा, एफिशिएंसी बहुत कम हो जाएगा। इसलिए बोला जाता है कि डीसी सोर्स पर ये वर्क ही नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है फ्रीक्वेंसी का वैल्यू फर्स्ट क्लास में मैंने बताया था कि फ्रीक्वेंसी का वैल्यू क्या होगा, 0 डीसी के लिए। इसलिए एक्सएल का वैल्यू कितना हो जाएगा जी, एक्सएल इक्वल टू कितना हो जाएगा जी। तो जेड जो है किसके बराबर होगा, ये जो है आर स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, तो जेड इक्वल टू किसके बराबर होगा, आर। तो अब देखो आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, v बाई आर, डीसी के लिए, है कि नहीं। और यहां से देखो आई का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 2.5 इज इक्वल टू 10 बाई आर। तो आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 ओम। रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना आ गया, 4 ओम, है कि नहीं। अब इस साइड आते हैं, किसके लिए, एसी सोर्स के लिए। अगर एसी सोर्स के बारे में सोचे, इसके बारे में सोचे, एसी सोर्स के बारे में सोचे, तो यहाँ पर तो फ्रीक्वेंसी होगा, इसके पास इंडक्टिव रिएक्टेंस होगा, और इसका वैल्यू कितना होगा, एक्सएल इक्वल टू 2 पाई एफएल, और एक्सएल इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100 पाई एल। एफ कितना है, 50 हर्ट्ज है ना। अब यहाँ से हम IRMS लिखेंगे, IRMS इक्वल टू VRMS बाई जेड, VRMS बाई जेड। अब यहाँ से IRMS का वैल्यू दिया हुआ है 2, VRMS का वैल्यू कितना है 10, तो जेड इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा कितना, जेड इक्वल टू डायरेक्ट आप निकालो कितना, 5 ओम हो गया। और जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर, कितना आएगा, जेड का वैल्यू कितना है 5, आर का वैल्यू कितना है 4 का स्क्वायर, और एक्सएल का वैल्यू क्या करेंगे, निकालेंगे। तो एक्सएल का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा, समझ रहा है ना, एक्सएल का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 ओम, ठीक है नहीं। और इस एक्सएल इक्वल टू कितना, अरे बोला नहीं यार, समझ में आ रहा नहीं आ रहा है। एक्सएल का वैल्यू कितना हो गया, एक्सएल इक्वल टू जो है कितना, 3 इक्वल टू 100 पाई एल, एल इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 बाई 100 पाई हेनरी। अब तुम्हारा काम है कि इसको जो है किसमें कैलकुलेट करो, पॉइंट्स में लाओ, है ना, मेरा इतना तक काम था। तो ये तो इस तरीके से रेजिस्टेंस का भी वैल्यू मिल गया और इंडक्टेंस का भी वैल्यू मिल गया, ठीक है। क्या पढ़ेंगे हम लोग, चौथा
क्या बोल रहे थे कि जो भी ट्यूब अभी तो बहुत सारा एलईडी लाइट बल्ब एलईडी लाइट आ गया है ना, और बहुत तरह का नया नया बल्ब आ रहा है जिसमें उस तरह का अरेंजमेंट नहीं है। लेकिन अभी भी तुम जाओगे पुराने घर में तो जो ट्यूब लगा रहता है पुराना वाला, तो उसमें जो इतना बड़ा लगा रहता है ना, और उसके अंदर फिक्स रहता है, तो वो वही क्या होता है, चौक कॉइल होता है। अरे बात समझ में। अब ये यूज होता है, इसका क्यों यूज होता है, क्या जरूरत है, बात समझ में आ रहा है। तो मान लेते हैं कि इसका यूज अब क्या होता है उसके बारे में जाने। तो देखो मान लेते हैं कि हमारे पास एक डिवाइस है, ठीक है, और डिवाइस के पास जो कैपेसिटी ज्यादा नहीं, मतलब कि अगर हमारा वोल्टेज सप्लाई आ रहा है 220 वोल्ट 230 वोल्ट यही आता है, ठीक है, और जो कॉइल है या फिर कोई भी हमारे पास डिवाइस है वो जो है वर्क कर रहा है मान लो 180 वोल्ट पर, ठीक है, और कितना पर वर्क कर रहा है 150 वोल्ट पर भी कम वर्क कर रहा है, मतलब कम पर कर रहा है, तो ज्यादा उसको वोल्टेज देंगे तो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, जल जाएगा ना, क्या हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा, खराब हो जाएगा, जल जाएगा, कोई काम का नहीं बचेगा। उसको बचाने के लिए चौक कॉइल यूज करते हैं, बात समझ में आ रहा है कैसे। तो देखो हुआ क्या कि मान लेते हैं कि हमारे पास एक डिवाइस है, ट्यूब लाइट है या फिर कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, ठीक है, और यहां से एक सोर्स जोड़ दिए जो भी है एसी सोर्स, जिसके पास वोल्टेज बहुत ज्यादा है, किसके रिस्पेक्ट में, जो इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं या फिर जो डिवाइस यूज कर रहे हैं उसके रिस्पेक्ट में, तो डिवाइस के क्रॉस डायरेक्ट जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, जल जाएगा। तो अब क्या किया जाता है कि सीरीज में रेजिस्टर को सोचा जाए तो कनेक्ट करेंगे तो कुछ वोल्टेज इसके पास चला जाएगा। सीरीज में वोल्टेज का क्या होता है, डिवाइडेशन होता है। तो सीरीज में अगर रेजिस्टेंस को जोड़ दे तो भी काम हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर कुछ वोल्टेज सीरीज में कुछ अपना जो वोल्टेज इसके क्रॉस में ड्रॉप करेगा, तो वोल्टेज का डिवाइडेशन होता है सीरीज, तो कुछ वोल्टेज यहाँ पर भी जाएगा तो यहाँ पर कम हो जाएगा। जो पूरा का पूरा वोल्टेज मिल रहा था वो पूरा का पूरा नहीं मिलेगा, वोल्टेज यहाँ पर अब क्या मिलेगा, कम मिलेगा इनिशियल वैल्यू से। इनिशियली ज्यादा डायरेक्ट जोड़े तो ज्यादा मिल रहा था, लेकिन जैसे ही रजिस्टर को जोड़ेंगे इसके सीरीज में तो जो वोल्टेज होगा अब इसको कम मिलेगा कि ज्यादा मिलेगा, कम मिलेगा, क्योंकि सीरीज में वोल्टेज का क्या होता है, डिवाइडेशन होता है। लेकिन अब डायरेक्ट रेजिस्टर जोड़ने में एक प्रॉब्लम होती है, या जब रेजिस्टर को जोड़ेंगे तो इससे करंट पास करेगा तो आई स्क्वायर लॉस होता है, मतलब हीट प्रोड्यूस करेगा ना, पावर कितना डिसिपेट करेगा, आई स्क्वायर, मतलब अगर हीट एनर्जी सोचिए तो कितना देगा हम लोग को, आई स्क्वायर। एक प्रॉब्लम से जो है निजात पाए, लेकिन एक प्रॉब्लम और क्रिएट हो गया, क्योंकि जो है लगातार हीट जनरेट करेगा तो गर्म हो जाएगा, गर्म होकर के आसपास जो है माहौल को गर्म कर देगा, कोई चीज जल जाएगा तो माहौल गर्म ही हो जाएगा ना, है ना, फिर जो है स्मेल भी निकलेगा, वो भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, है कि नहीं। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि ये डायरेक्ट हम रजिस्टर को ऐसे कनेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि पावर का लॉसेस क्या होता है, ज्यादा होता है। तब यहाँ पर दिमाग लगाया गया कि एक जो है इंडक्टिव कॉइल को जोड़ा है, इसको जोड़ते हैं इंडक्टिव कॉइल को, और इंडक्टिव कॉइल को जोड़ेंगे, इंडक्टिव कॉइल को जोड़ेंगे तो इसके क्रॉस जरूर कुछ ना कुछ रेजिस्टर है, क्योंकि इंडक्टर भी जोड़ेंगे तो इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप करेगा ना, इंडक्टर के क्रॉस इंडक्टर जोड़ेंगे तो इसके क्रॉस में वोल्टेज ड्रॉप करेगा, तो इससे भी वोल्टेज घटाया जा सकता है कि नहीं। यहाँ पर भी वोल्टेज क्या किया जा सकता है, घटाया जा सकता है, इसको लगाकर यहाँ पर वोल्टेज घटाया जा सकता है, यहाँ पर लगाकर इंडक्टर। तो लेकिन अब दिक्कत यह है कि जब इंडक्टर आएगा, इंडक्टिव कॉइल आएगा तो रेजिस्टर भी साथ में आएगा, तो इसी को हम जो इंडक्टर लगाते हैं और इंडक्टिव कॉइल जो लगाते हैं जिसमें इंडक्टर भी आता है और रेजिस्टर भी आता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, चौक कॉइल। क्या बोलेंगे इसको, चौक कॉइल। तो चौक कॉइल किसके लिए है, वोल्टेज को घटाने के। अब यहां से देखो, अब ध्यान से सुनना मेरे बात।
चॉक कॉइल है लगा है, इससे वोल्टेज इसके क्रॉस क्या हो जाएगा, कम जाएगा, ये डिवाइस क्या हो वर्क करने लगेगा। अगर डायरेक्टली जोड़े तो वोल्टेज ज्यादा हो रहा है, जलने की संभावना, जल जाता संभावना जल ही जाएगा ज्यादा वोल्टेज जोड़ेंगे तो है ना। लेकिन जैसे ही आएगा तो कुछ वोल्टेज इसके क्रॉस चला जाएगा तो इसके क्रॉस वोल्टेज घट जाएगा। लेकिन अब फिर दिक्कत ये होता है कि यहाँ पर इसमें भी कुछ पावर लॉस होगा, यहाँ पर भी पावर लॉस होगा। तो अगर इसमें जो है मान लेते हैं कि इसका इम्पीडेंस कितना है, मान जेड है, इम्पीडेंस कितना है जेड। अगर पावर देखें, पावर इन चॉक कॉइल, ठीक है, पावर इन चॉक कॉइल देखें तो इसमें जो है क्या होगा, VRMS इनटू IRMS इनटू cos फाई। ये जो पावर जो इससे हमको मिल रहा है, ये पावर तो बेस्ट है ना, तो हम क्या चाहेंगे कि यहाँ इसमें जो पावर हो कम से कम हो। यस सर, इसमें जो पावर हो वो कम से कम हो, क्योंकि वो जितना पावर है क्या करेगा, निकालेगा, या फिर वो बेस्ट है, पावर तो हमको इससे मिल रहा है, क्योंकि ये तुम्हारा क्या है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, काम तो इससे लेना है, इसमें जो भी पावर जाएगा वो वेस्ट जा रहा है। तो हम क्या चाहेंगे कि हमारा पावर जो है कम से कम हो इसमें, जो चॉक कॉइल है। तो पावर को कम करने के लिए ये तो फिक्स है, ये तो फिक्स है ना, IRMS तो फिक्स है यार, VRMS, इसका मतलब क्या चीज कर रहा है, तो P इक्वल टू कितना हो जाएगा, VRMS इनटू IRMS, क्योंकि एक बार बना दिया तो ये दोनों क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। तो इसी को IRMS इनटू cos फाई को क्या लिख सकते हैं, R बाई है ना, तो R बाई जेड लिखती है। तो यहां पर फॉर मिनिमम पावर लॉस इन चॉक कॉइल, जो पावर फैक्टर होना चाहिए should be minimum क्या होना चाहिए, cos फाई, पावर फैक्टर जो cos फाई है वो क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, है कि नहीं। तो यहां से cos फाई का वैल्यू हो जाएगा R बाई जेड, और R यहां पर जेड की जगह पर लिखेंगे R स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर, यही लिखेंगे। अब तुम इस इक्वेशन को देख करके बताओ कि cos फाई कब मिनिमम होगा, वो तब मिनिमम होगा जब R का वैल्यू मिनिमम हो और एक्सएल का वैल्यू मैक्सिमम हो। बस समझ में आ रहा है, हियर cos फाई is minimum when R is minimum and XL is maximum। इसका मतलब वो ये that means R का जो वैल्यू होना चाहिए वो मच लेस देन किससे होना चाहिए, इंडक्टेंस, इससे होना चाहिए। तो ये जो कॉइल होना चाहिए, जो चॉक कॉइल लगाएंगे, इसका जो कॉइल लगाएंगे उसमें इंडक्टिव जो होगा, इंडक्टेंस जो होगा उसका बहुत ज्यादा होगा और उसका रेजिस्टेंस कम होना चाहिए। तो तुम्हारे क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्वेश्चन ये है कि जो चॉक कॉइल होता है उसका जो है इंडक्टेंस ज्यादा होता है कि रेजिस्टेंस ज्यादा होता है कि दोनों ज्यादा होता है, किसका कम होगा किसका ज्यादा होगा, क्या बताओगे, इंडक्टेंस ज्यादा होगा। और बाकी सारा कांसेप्ट तुमको पता है कैसा है, आरएल सर्किट के जैसा है, किसके जैसा है, बाकी जो कांसेप्ट है यहां से लिखे, कांसेप्ट जो भी है इसका सिमिलर टू आरएल सीरीज सर्किट, similar to RL series circuit।